जय हिंद। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के लिए आज भौतिक विज्ञान से संबंधित जो चैप्टर है बल, गुरुत्व और पेंडुलम से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं उसे हम आज लगाने वाले हैं, समझने वाले हैं। और जो लेवल का जो जीएस है आज देखिएगा कितना लेवल जो है आरओ एआरओ के लिए सही है। और आपको अगर लगे कि लेवल एकदम बिल्कुल सही जा रहा है तो आप ज़रूर हमें प्रोत्साहित करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि लेवल का जो जीएस है ना वही आपका रिजल्ट लाएगा। आइए जो पहला प्रश्न है पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। देखिए एक व्यक्ति जो है संवेदनशील यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 1 ग्राम भी इस पर अगर अधिक होता है तो वह तुरंत इसे बता देगा। जैसे सोना का वेट नापते हैं तो कितनी आसानी से वह पॉइंट में भी ग्राम अगर इधर उधर होता है तो वह बता देता है, क्योंकि 1 ग्राम का खुद जो दाम है वह 1000-2000 हो जाता है। तो इस तरह से 1000-2000 इतना आसानी से तो वह जान नहीं देगा, इसलिए वह मिलीग्राम को भी अच्छे से तौलता है। तो सेंसिटिव यानी तराजू पर वह सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। और यदि वह व्यक्ति गहरी सांस अंदर लेता है यानी वह सांस को अंदर खींचता है तो बताना है कि तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, या वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। देखिए यह यूपी पीसीएस मेंस 2013 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लेवल देखिए और आप इसे प्रोत्साहित करिए। तो इसमें देखिए जब अब अगर आप आंसर की तरफ बढ़ते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। आपको अगर आ रहा है तो आप लिख दीजिए और लास्ट में लिखिएगा कि कितना आपको क्वेश्चन आ रहा था और कितने नहीं आ रहे थे। तो देखिए अगर आप सांस खींचते हैं तो आपके अंदर जो हवा है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है और आप एक बार में कम से कम 1 लीटर हवा को अवशोषित कर सकते हैं या गहरी सांस के द्वारा अंदर ले सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर ले सकते हैं और 1 लीटर अगर आप सांस लेंगे तो उस हवा का जो वेट होगा यानी भार होगा वह 1.22 ग्राम का होगा। 1.22 ग्राम का होगा। अगर 1.22 ग्राम का है तो वह ज़रूर क्या होगा कि भार बढ़ेगा। और यह सेंसिटिव तराजू है, हमने बताया कि यह 1 या मिलीग्राम में भी अगर आपका वेट बढ़ता है घटता है तो वह उसे रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ देखिए जब आपका इतना ग्राम अधिक हुआ है तो यह तराजू का वेट को जो रीडिंग है वह बढ़ाएगा, यानी रीडिंग क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताइएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा है। देखिए वॉशिंग मशीन आप सभी ने यूज किया होगा और देखा भी होगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है धोया जाता है और वह उसमें एक मथनी टाइप का होता है, वो घुमाता रहता है जिसे, और जिससे कपड़ा का सफाई हो जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण परासरण और विसरण। तो इसमें से कौन सिद्धांत वॉशिंग मशीन पर लागू होता है। तो यहाँ देखिए विसरण और परासरण, देखिए विसरण और परासरण है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है लेकिन एक दूसरे का उल्टा है। जो परासरण है, ठीक है, देखिए उत्क्रम परासरण को विसरण ही बोलेंगे हम। ठीक है, यही हो जाएगा सेम टू सेम। लेकिन अगर परासरण की बात करें तो परासरण देखिए जैसे चने को पानी में डालने से फूल जाता है चना, तो वो परासरण क्रिया के कारण होता है। और जबकि विसरण में जो चना है अगर फिर से वह अपने मूल रूप में यानी कठोर या छोटे वाले स्थिति में आ जाए उसे विसरण कहते हैं। जैसे अंगूर है, हमको पता है उससे किशमिश बनाया जाता है, तो आपको लगेगा कि उसको सुखा कर बनाया जाता है, लेकिन
भी जाता है और साथ में उसे ऐसे घोल में डाल देता है ताकि सारा पानी उसमें से बाहर आ जाए और वह छोटा हो जाए, तो वहाँ पे विसरण होता है। और देखिए इसका सही आंसर हम आपको बताएंगे, यह होता है अपकेंद्रण। ठीक है, यह होता है अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कहेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होता क्या है कि जब कोई चीज़ घूमती है तो उस वह बाहर की तरफ मतलब कि निकलता है या बाहर की तरफ फोर्स लगता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई भी चीज़ कपड़ा लेकर के जो भींगा है और घुमाएंगे तो पानी जो है बाहर की तरफ फेंक देता है या बाहर की तरफ निकलता है पानी। तो वैसे ही वॉशिंग मशीन होता है, गंदगियाँ बाहर की तरफ फेंक देता है। और यह अपकेंद्रण जो प्रक्रिया है, सिद्धांत है, उसी के अंतर्गत होता है। अगले प्रश्न में समझते हैं क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है यह बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, नहीं, जो ऊर्जा है यहाँ पे सृजन वगैरह नहीं होता। देखिए जैसे आप क्या बिजली आई और बिजली बनी थी कोयला से, और हमने बिजली का उपयोग कर लिया पंखा चलाने में, टीवी चलाने में या कोई यंत्र चलाने में, मोटर वगैरह चलाने में। जब इसको चला लिया तो क्या हो गया, जो बिजली है वह आपके पंखा चलाने में यानी मैकेनिकल एनर्जी में समाप्त हो गई। तो वह नष्ट नहीं हुई है बल्कि वह दूसरे एनर्जी में क्या हो गई, तब्दील हो गई है। यानी वह गतिज ऊर्जा में, फिर वह मैकेनिकल एनर्जी के बाद गतिज ऊर्जा में तब्दील हुई, उसके बाद गतिज ऊर्जा के बाद वह जो है हमारे इन्वायरमेंट में कहीं न कहीं है। अब सी है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। देखिए चौथा वाला यहाँ पे, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश होता है। तो यह बिल्कुल सही है। और आप जो है जब छोटे क्लास में थे तो आपने इसे बहुत पढ़ा होगा, और ऐसे जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको प्रश्न कैसा लग रहा है ज़रूर बताते रहिएगा। और अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की जो ऊर्जा है वह कैसी होती है। तो केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल विद्युत ऊर्जा होती है, या स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताने हैं। आपको अगर लग रहा है कि लेवल का प्रश्न है तो आप ज़रूर जो है हमें लिखिएगा, और हम और ज़्यादा आपसे जब इससे प्रोत्साहित होंगे और अच्छे प्रश्न को लाने का प्रयास करेंगे। देखिए यह उत्तराखंड लोअर पीसीएस में दिया है, 2010 में आया हुआ है, और यह हमारे आरओ में आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो भी पीसीएस या आईएएस में जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वही लगातार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसे जो है एकदम कॉपी कलम ले करके इसे लगाते भी रहिए, इसे लिखते भी रहिए, ताकि ये ज़्यादा समय तक आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसका आंसर देखिए, हवाओं की ऊर्जा। देखिए हवा में क्या होता है, हवा बहती रहती है। तो जब कोई भी वस्तु अगर बह रही है, चल रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि उसमें गति होती है, चाल होता है। और इसलिए इसका जो उत्तर है वह गतिज ऊर्जा, यानी केवल इसमें गतिज ऊर्जा ही होती है। देखिए हवा कभी भी शांत नहीं रहती, हवा हमेशा चलती रहती है, बहुत ही कम स्पीड से चलेगी लेकिन चलती ही रहेगी, हवा रोक नहीं सकती है। और स्थिति ऊर्जा किसे कहेंगे, जो बिल्कुल एक जगह पे स्थिर है। जैसे हमारा जो घर है या घर छत के ऊपर अगर कोई वस्तु टांग देते हैं तो वह वहाँ पे स्थिर हो जाती है, इसलिए उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और उसमें स्थितिज ऊर्जा किस कारण है, तो वह ग्रेविटी के कारण उसमें शामिल हो जाती है। जब उसे नीचे गिराएंगे तो उसमें वह गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा के रूप में ज़मीन पर आ जाता है। विद्युत ऊर्जा, आप जो बिजली का उपयोग करते हैं पंखा चलाने में या यंत्रों को चलाने में, ये सब विद्युत ऊर्जा के कारण ही होता है। इसका विद्युत ऊर्जा का अगर हम मात्रक जाने तो यह एम्पियर होता है, जो कि मूल मात्रक के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न,
जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से, कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, ठीक है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण क्या है, यह आप बता सकते हैं। देखिए, यह उत्तर प्रदेश यूडीए एलडीए प्री में 2010 का क्वेश्चन है। यह भी हमारे एग्ज़ाम में आने का बड़ा ही संभावना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, स्थिरता का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, गति का जड़त्व या द्रव्यमान का संरक्षण। तो अगर ट्रेन चलना आरंभ करती है, अगर ट्रेन जो है चलना आरंभ करती है, तो आप भी देखे होंगे बसों में ज़्यादातर देखे होंगे, जब चलती है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, या जब ब्रेक लगाया जाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वह किस नियम के कारण होता है, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे स्थिरता का जड़त्व, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिरता का जड़त्व। और इसका नियम यह है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, ठीक है, और कोई गतिज स्थिति में है तो वह गतिज स्थिति में ही रहना चाहती है। और उसे रोकने के लिए या उसमें बदलाव लाने के लिए हमें बाहर से कोई न फोर्स को लगाना पड़ता है। तो अगर आप स्थिर स्थिति में ट्रेन में या बस में बैठे हुए हैं तो उस समय आप पर स्थिरता का जड़त्व लगा हुआ है, लेकिन अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसलिए आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। और जब गति में होते हैं और फिर ब्रेक लगा के अगर ट्रेन रोका जाता है तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो वह गति का जड़त्व कहा जाता है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण जो है यह यमयल होता है, यह जिंदा द्रव्यमान होता है, और ये तराजू के लिए जड़त्व आघूर्ण देखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और देखिए द्रव्यमान का संरक्षण, यह द्रव्यमान का संरक्षण है कि द्रव्यमान जो है कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकता है, और द्रव्यमान का संरक्षण हमेशा रहता है। जैसे ऊर्जा का संरक्षण होता है वैसे द्रव्यमान का भी संरक्षण होता है। तो अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कथन ए है और कारण आर है, और इसमें बताना है कि कौन 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 सही है। अगर दोनों सही है या फिर स्पष्टीकरण है, उसके माध्यम से हम इसका आंसर देखेंगे। तो लिखा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, यानी जो कम्प्लीटली फ्रिक्शन लेस है। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे हम घर्षण कहते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए तेल में क्या होता है, बिल्कुल घर्षण नहीं होता है, वह ऐसे ही फिसल जाता है। अगर आप तेल पर चलना प्रयास करेंगे, अगर आप अपने कहीं भी तेल गिरा करके जो है टाइल्स वगैरह पर वहाँ पे चलिए तो आप गिर जाएंगे, बहुत मुश्किल से ही चल पाएंगे। अब क्यों, क्योंकि उसमें घर्षण नहीं है, वह स्लिप कर रहा है। तो जहाँ पे स्लीपिंग वाला सिस्टम है तो उसे कहते हैं घर्षण, यानी घर्षणहीन पृष्ठ। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और उससे संबंधित क्वेश्चन है कि अगर कोई घर्षणहीन, जहाँ पे जैसे तेल है ना, तो तेल के ऊपर कोई व्यक्ति जो है, कोई खड़ा व्यक्ति है और वह सीटी बजाने पर अपनी गति में अपनी गति को ला सकता है। यानी अगर उसमें सीटी बजाएगा तो उसमें उसके शरीर में या उसके जो गति है आगे पीछे हो सकता है वह, यह है। तो कारण इसमें दिया गया है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तन नहीं होगा। तो बिल्कुल देखिए यह अलग है, यह अलग है। यह कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर बल नहीं लगा है तो उसमें उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साथ में संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह भी सही है, तो यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन देखिए इसका कोई इससे संबंध नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर के साथ जाता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इसमें निष्कर्ष दिया गया है और कथन को पढ़ करके हमें निष्कर्ष निकालने हैं। कथन दिया है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान जारी रखने के लिए
आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसको थोड़ा सा भी धक्का देते हैं तो वह स्पीड में आती है या थोड़ा वो ज़्यादा दूरी तक चल देती है। लेकिन अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, कोई चीज़ रुका हुआ है, अगर उसे हम धक्का देते हैं तो वह शायद हिला भी नहीं पाए। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे बताने हैं निष्कर्ष। कह रहा है कि ऑप्शन ए से किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। नहीं, भार से कोई मतलब नहीं है, भार तो वही रहेगा भाई, गाड़ी चल रही हो चाहे रुकी हुई हो, भार में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी है प्रारंभ में पहिया फिसलने लगता है। नहीं, प्रारंभ में फिसलता तो जल्दी गाड़ी चल देती ना, रुकता थोड़े, उसमें ज़्यादा बल थोड़े लगाने पड़ते। तो ये भी गलत है, यानी ये भी गलत हो गया। एक बार गाड़ी चलने पर घर्षण कम हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि अगर एक बार गाड़ी चल पड़ी तो उसका घर्षण कम हो जाता है। तो देखिए, यह जो अगर गाड़ी चलना शुरू कर दी है तो उस समय जो घर्षण लगता है वह सीमांत घर्षण कहलाता है। और वह जो स्टैटिक यानी स्थैतिक घर्षण होता है उससे हमेशा कम ही रहता है। ठीक है, वह हमेशा कम रहता है। आप इसे कई बार अनुभव भी किए होंगे, अगर अनुभव किए हैं तो ज़रूर बताइएगा हमारे साथी लोग से। तो प्रश्न अगला जो है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर/सेकेंड की चाल से कूद जाता है। कोई नाव है, 5 मीटर/सेकेंड की चाल से कोई व्यक्ति उस पर से कूदता है तो नाव में 0.5 मीटर/सेकेंड की चाल से पीछे की ओर खिसक जाती है। तो बताना है कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है समवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। जहाँ पे वेग हो और द्रव्यमान की बात करें तो वहाँ पे समवेग संरक्षण का नियम आता है। और समवेग संरक्षण के नियम में एक फार्मूला या सूत्र का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं यम भी, यानी m1v1 और इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो m1 और m1 क्या है, मान लीजिए वह नाव का जो भार है या बोल सकते द्रव्यमान वह है, और v1 नाव की चाल है जो उसको उसमें से व्यक्ति के कूदने के बाद उसमें पीछे की ओर खिसकाने के लिए चाल में आई है, और m2 व्यक्ति की जो द्रव्यमान है वह, और v2 उसका चाल है। इसी पर हम रखेंगे। देखिए, m1 यमोनिया हो गया और नाव की चाल कितनी हो गई 0.5। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा बराबर m2 जो है वह भी व्यक्ति का है जो है, और इसमें गुणा कर देते हैं v2, यानी कितनी चाल से कूदता है तो 5 मीटर से, यह हुआ 5। ठीक है, तो अब कर रहा है कि कितनी गुना ज़्यादा है। देखिए, हम m1 बटा के m2 लिख देते हैं। ठीक है, m1 बटा के m2, क्योंकि m1 का जो भार है ज़्यादा है क्योंकि वह नाव है, आदमी से तो उसका वेट ज़्यादा ही होगा। और ऐसे ही इसे लाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे बटा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। जब इसे हम निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 10, तो यह हो जाएगा 10 गुना, तो यह हो जाएगा 10 गुना। तो मनुष्य का द्रव्यमान कितना गुना है तो यह हो गया 10 गुना। ठीक है, क्योंकि m1 अधिक है तो m1 का अधिक आएगा 10 गुना, और m2 जो व्यक्ति है तो उसके गुना में उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न जो आएगा यह देखिए कि एक ट्रक है, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल है। देखिए, दोनों का जो भार है द्रव्यमान है अलग अलग है उनकी, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा, जिसे हम गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², इसे कहते हैं। इसका फार्मूला है हाफ mv², यह होता है गतिज ऊर्जा।
ठीक है। यहाँ पे हाफ एम भी, ठीक है, ये हो गया। इसे हम के से भी डिनोट करते हैं, के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर होता है। इसे गतिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं। तो अगर समान अवरोधक बल लगाया जाए, उस पर ब्रेक लगाया जाता है, तो वे क्रमशः कितनी दूरी पर जाके रुकेंगे यह बताना है, ठीक है। तो बताना होगा कि आपका ट्रक पहले रुकेगा, मतलब ज़्यादा दूरी जाकर रुकेगा, कि कार ज़्यादा दूरी रुकेगा, कि मोटरसाइकिल ज़्यादा दूरी चल करके तब रुकेगा ब्रेक लगाने पर। भाई ब्रेक लगाने पर कोई चीज़ तुरंत तो रुकेगा नहीं, थोड़ा सा वह मतलब आगे बढ़ के ही रुकता है। आप कभी साइकिल चलाए होंगे तो तुरंत ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी नहीं, साइकिल रुकता नहीं है, बल्कि कुछ दूर तक आगे जा करके 1-2 मीटर के बाद ही मतलब कि साइकिल रुक पाती है। तो उसी तरह इसमें बताना है। देखिए इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, कि जो ट्रक है, कार है, मोटरसाइकिल है, गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा अगर समान है तो उतनी ही ऊर्जा का अगर इस पर बल लगाएंगे जो अवरोधक बल है, तो उस गतिज ऊर्जा को वह उसमें ऑब्जर्व कर लेगा अवरोधक बल के द्वारा, या उसके बराबर हो जाएगा। तो जो कोई भी गाड़ी हो वहाँ पे रुक जाएगी उतना ही समान दूरी चलने पर। यानी समान दूरी यहाँ पे जो होगी, उतने समान दूरी पर दोनों यानी तीनों ट्रक, कार और साइकिल रुक जाएंगे। अगला प्रश्न जो है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4.9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। क्या है कि देखिए दो समान वस्तु हैं जो कि समान द्रव्यमान की हैं, और गतिज ऊर्जा भी समान है, गतिज ऊर्जा भी समान है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं K1 बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। द्रव्यमान सेम है तो यम हो जाएगा, और भी क्या है, सेम हो जाएगा, और K2 हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर। तो इसमें वेग जो है बताना है वेग का, तो मान लीजिए वेग का हम अलग अलग कर लेते हैं, m1 m2। जब इसका डिवाइड करेंगे देखिए तो यम कट जाएगा, यहाँ से हाफ कट जाएगा, तो जो K1 और K2 यहाँ पे बनेगा यह V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर होगा। तो देखिए V1 4 है और V2 9 है, V1 4 है और V2 9 है, नहीं तो यह V1 V2 देखिए वेग का अनुपात पूछ रहा है ना, यह गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे जो K1 K2 है वह लिखा है, K1 का 4 हो गया और K2 का 9 हो गया। और यहाँ पे जब V1 और V2 है इसका स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो इसको अंडर रूट में करेंगे और इसको अंडर रूट में करेंगे, तो यहाँ पे V1 और V2 हो जाएगा, V1 और यहाँ पे V2 जो बराबर हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट करेंगे 2 और 9 का, तो 2/के, और 4 और 9 का तो 2/3 हो जाएगा। तो V1 और V2 यानी उनके वेग का अनुपात 2:3 हो जाएगा। इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब एक कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में परिवर्तन क्या आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कार में, यहाँ पे मान लीजिए ये कार है, इसमें बैठा हुआ है एक व्यक्ति है, यहाँ पे कार में बैठकर जा रहा है। सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर आर प्रक्रिया मतलब प्रतिक्रिया, जैसे इसको चलने के लिए इस पर फोर्स लगेगा चारों पर, तो चारों पर फोर्स लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, और कार जो है सीधा यहाँ पे चल रही है। तो कह रहा है कि आगे वाला जो पहिया है यहाँ पे आगे वाला, तो प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी, जो आगे पहिया लग रहा है उस पर प्रतिक्रिया कितना होगा। तो कह रहा है कि यह R से अधिक होगा जो प्रतिक्रिया लगेगा, यह R से कम होगा
आर के बराबर होगा सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है यह प्रश्न में, और क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? आपको जो लगता है इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, और यही भी बात में पूरा लिखिएगा कितना आपको क्वेश्चन आ रहा था और लेवल प्रश्न का क्या था। देख सकते हैं कितना जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये प्रश्न है। तो ऑप्शन में है कि आर से अधिक होगा, तो आर क्या है, यहाँ पे जो प्रतिक्रिया लगेगी इस वाले आर से, मान लीजिए जो आर पहले से है उससे अधिक होगी कि कैसे होगी बताना है। तो देखिए जो प्रतिक्रिया है हम बता रहे हैं कि यह आर से जो है आगे पहिए पर अधिक लगेगा। क्या लगेगा? अधिक लगेगा, क्योंकि पिछले वाले पहिए से या जब आगे प्रतिक्रिया चल रही है, आगे जो है सीधे समतल पर चल चुकी है, तो अब प्रतिक्रिया कम लगेगा, क्योंकि घर्षण कम लगेगा तो प्रतिक्रिया ज़्यादा लगेगी। ठीक है, समझ रहे? अगर घर्षण कम लगेगा तो कम फोर्स पर भी ज़्यादा फोर्स लगेगा और ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे होगा कि यह आर से अधिक लगेगा, ये जो प्रतिक्रिया है आर से अधिक लगेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अब देखिए, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त जो पृष्ठ है कैसा रहेगा? देखिए, जैसे आपने देखा है कि ट्रकों में जो है यहाँ पे भर के जाता है, टैंकर में ऐसे ट्रक होता है और ट्रक में यहाँ पे भर के जाता है ना, और यहाँ से मान लीजिए पहिया इसका है, तो तेल जो तेल है जब आगे बढ़ेगा तो तेल किधर की ओर ज़्यादा मतलब रहेगा? तेल पीछे की तरफ धक्का रहेगा कि आगे की तरफ इसका ज़्यादा धक्का में रहेगा? जैसे किधर ज़्यादा तेल का मात्रा हो जाएगा, यह आप अगर समझ जाएंगे तो यह भी इस प्रश्न का आंसर समझ लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि क्षैतिज बना रहेगा, मतलब कि अगर गाड़ी चल रही है तो जैसे है तेल एकदम वैसे सीधा रहेगा। जैसे पानी बाल्टी में है तो वो पानी ले जाते बाल्टी में तो वैसा ही रहता है। अगला है कि क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि कह रहा है कि पीछे जो है कम तेल होगा, आगे तेल ज़्यादा होगा। और इसमें सी वाले में कह रहा है कि आगे तेल पीछे तेल ज़्यादा होगा। ठीक है, पीछे तेल की गहराई ज़्यादा होगी, आगे कम होगा। और डी में है कि यह परवलयी वक्र का होगा, यानी हाई से ऐसे घूमता रहेगा, मतलब ऊपर नीचे अधिक कम बेसी अधिक, या मतलब कि आगे पीछे होता रहेगा। तो यह आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको क्या लग रहा है, आप जरूर इसका आंसर अपने रखिएगा। बाकी हम जो है बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान सुनिए। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को या पानी को ही किसी अगर बाल्टी में आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो वो देखेंगे कि पीछे की तरफ निकलेगा, मतलब पीछे की तरफ उसको बल लगेगा तो पीछे की तरफ गिरेगा पानी। या भरा हुआ है बाल्टी तो अगर आगे की तरफ ले जाएंगे ना, या सरकाते हुए, तो देखेंगे पीछे से वह गिर जाएगा, पीछे से उफाल के या उसमें से बाहर निकल के गिरेगा। ऐसा आपने देखा होगा कई बार, या आप नहीं देखे हैं तो एक बाल्टी ले लीजिए पानी और उसको सरकाइए, देखिए पानी किधर की ओर उसका ज़्यादा गहराई हो जाता है, पानी किधर ज़्यादा हो जाएगा, पीछे हो जाएगा कि आगे हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यह चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी वाला हो जाएगा कि गहराई से अनंत होगा और पिछले सिरे पर अधिक गहरा हो जाएगा, क्योंकि पीछे ज़्यादा इसका तेल की मात्रा हो जाएगी। तो अगला प्रश्न, आपको यह प्रश्न कैसे लग रहा है यह भी बताते रहिए। और अगले प्रश्न को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे समझिए क्या है कि निम्न कथनों में से अब विचार करना है, समझना है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन, ठीक है, 4 पहिया वाहन है और एक जो है तीव्र गति से जो है यहाँ पे जा रहा है, और यह गाड़ी से या मान लीजिए कार है और यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे घुमावदार भी है। आपने गाड़ी घुमाई होगी या साइकिल चलाई होगी तो ज़रूर साइकिल जो है जब घुमा पर मोड़ते हैं या कभी मोड़ लेते हैं ना, तो मोड़ लेते हैं तो अंदर की ओर झुक जाते हैं ना, तो ये सब कुछ प्रक्रिया इसमें देखने को आपको मिलेगी। तो इसमें कह रहा है पहला कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा। बताना है कि बाहरी पहियों यानी जो दूसरी साइड है, जिधर ऊंचा जिस तरह आप मतलब झुक रहे हैं उसके दूसरे साइड उधर की तरफ
अगर आपकी तेज़ स्पीड है तो उधर क्यों उल्टेंगे या अंदर क्यों उल्टेंगे। अब फिसलने की बात वही कर रही है कि आप अंदर की तरफ फिसलेंगे कि बाहर की तरफ फिसलेंगे। तो आप जो है साइकिल देख लीजिएगा लगा के, साइकिल चला के देख लीजिएगा। आप कभी भी साइकिल अगर मोड़ पे ले जाते हैं तो अगर ज़्यादा मोड़ लेते हैं तो आप जब साइकिल गिरेंगे तो आप फिसल के जो है दूसरे साइड जाएंगे, यानी जिस साइड जो है आप झुके हैं उसके दूसरे साइड आप जाएंगे। तो आप ज़रूर इसे महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला इसका बाहरी पहियों पर उल्टेगा, यह सही है। और सही कौन है कि बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा तो बाहर की तरफ ही उल्टेगा भी। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर यहाँ पे होगा यह हो जाएगा 1 और 3। इसमें आंसर होगा 1 और 3। तो इसलिए ऑप्शन ए के साथ इसका आंसर चला जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो यहाँ पे है आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह पहले ही बता दिया था न्यूटन के पहले। तो यह कौन है, आर्यभट्ट है, बुद्धगुप्त है, वराहमिहिर है या ब्रह्मगुप्त है, यह बताना है। देखिए तो यहाँ पे आंसर जो बात करें, देखिए आर्यभट्ट जो है शून्य की खोज किए थे, यह जो है शून्य की खोज किए थे। बुद्धगुप्त जो है बुद्ध चरित्र लिखे हैं, यानी जो बौद्धों का रामायण है बुद्ध गुप्त ने लिखा है। वराहमिहिर भी जो है ये खगोल शास्त्री थी है, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त भी एक क्या है, ये भी खगोल शास्त्री थे। और इसका आंसर जो है ब्रह्मगुप्त के साथ जाता है, ठीक है। आपको कैसे प्रश्न लग रहे हैं, अब प्रश्नों का लेवल क्या है भाई साहब, यह देखिए इसमें, ठीक है। अब प्रश्न के अगले प्रश्न को हम देखते हैं यहाँ पे। अब यह प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता, क्या कारण है। जब आप निर्वात में जहाँ पे हवा नहीं है, मान लीजिए आपको ISS स्टेशन पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आपको यहाँ से भेज दिया जाए वहाँ पे। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है यह भी जान लीजिए कि धरती से कम यहाँ से 500 किलोमीटर ऊपर, इतना किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको एक 2 BHK यानी 2 रूम का घर जो है तैरता हुआ आपको दिखेगा। उसमें हमारे कई वैज्ञानिक जाके वहाँ पे रहते हैं, विश्व के, जैसे अमेरिका के, रूस के, और हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो भी जैसे गए थे, क्या नाम है, राकेश शर्मा, वो भी यहाँ पे अंतरिक्ष उपग्रह में गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे निर्वात होता है क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं, हवा तो जो है नीचे है, यहीं पे लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ज़्यादातर हवा है। उसके बाद जो है हवा की बहुत कम मात्रा रहती है और 400 किलोमीटर के आसपास तो हवा एकदम नदारद रहती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ गुरुत्व तो नहीं होता है। वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र होता है, यह बताना है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, वहाँ पे वायुमंडल होता ही नहीं है, दबाव की बात नहीं करेंगे। अब सौर वायु ऊपर की ओर, देखिए सौर वायु होता नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं चीज़ है। वायुमंडल में श्यानता बल, और श्यानता कहाँ है, श्यानता जहाँ वस्तु रहती है, पानी रहता है, श्यानता श्यानता वहाँ पे रहता है। तेल वगैरह में श्यानता कम होता है और जो ठोस टाइप ज़्यादा होते हैं उसमें श्यानता अधिक होता है। तो बचता कौन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ठीक है। आप बिल्कुल वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो आप सीधा नहीं खड़ा हो पाएंगे। देखिए धरती ऐसे है, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए धरती यहाँ पे है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे हैं, ऊपर है यहाँ पे भारत, यहाँ पे है, तो नीचे भी एक देश है, इसको अमेरिका कहते हैं, ठीक हमारे ठीक पीछे है। अगर छेद के जाएंगे धरती को तो हमारे पीछे कौन पड़ेगा, तो अमेरिका पड़ेगा। तो हम बताइए कि हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं सीधा सीधा, तो क्या ये लोग ऐसे थोड़े खड़ा होंगे, मूड़ी के बल तो खड़ा होंगे नहीं, ये भी लोग सीधे खड़ा है ऐसे के, ठीक है। ये भी ऐसे के, मतलब कोई कहीं भी रहेगा वह पृथ्वी के ऊपर खड़ा रहेगा। तो पृथ्वी के ऊपर खड़ा रहेगा तो ये हो गया उल्टा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ होता है। हमें विश्वास है, आशा है आप इसे समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि पीसा की झुकी हुई मीनार। देखिए पीसा जो है सात जो अजूबे हैं उसमें पीसा की मीनार जो है इटली में है, वह एक है इनमें से। और इसमें आपको बताना है कि जो झुकी हुई मीनार है पीसा की, वह गिरती नहीं है। झुकी है कैसे जानते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे की तरफ झुकी हुई है, इतना तो लगभग झुका ही है, ठीक है। ऐसे मीनार है और इतना झुका हुआ है। और उसमें बता दें कि कोई भी पिलर उलर, जैसे आज के समय में जो लोहे का
सीमेंट वगैरह से, कंक्रीट से बनाते हैं पिलर, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, बहुत पुराना बना हुआ है, फिर भी जो देखिए एकदम मतलब वो जैसे है वैसे ही टिका हुआ है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बताया है। आप क्या सोचते हैं, यह इसे समझिए और आप भी आंसर दीजिए इसका। देखिए ऑप्शन ए में है कि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। भाई शीर्ष भाग में पतली तो हो ही गई है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो शीर्ष भाग में पतली हो गिरेगा नहीं, पतला हो जाए कुछ हो भी ना हो, वो तो ज़मीन पर आना ही है। बी है कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब कि पहला वाला का ठीक उल्टा है, यहाँ पे पतला है तो यहाँ मोटा है, बिल्कुल मोटा तो ही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अगला है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में है। कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है यहाँ पे नीचे है। ठीक है, तो यह अभी कहना उचित नहीं है। डी वाले में है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी जो गुरुत्व के यहाँ पे है ना गुरुत्व लाइन, यहाँ पे जो इसका ऊर्ध्वाधर लाइन है यह तल के अंदर रहती है। ठीक है, मतलब कि जो यह ऊर्ध्वाधर लाइन है ना, जैसे इसको अगर हम गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो लाइन है वह इसके अंदर आ गई है, जो गुरुत्व के लाइन है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यह इसका आंसर है। और यह हमारा जो पीसा का मीनार है झुका हुआ, यह गिरता नहीं है। देखिए इसका कहने का मतलब यह है, जैसे यह है झुकी हुई मीनार है, ठीक है, तो इसका जो लाइन है ना यह जमीन के अंदर पड़ता है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है या गुरुत्व केंद्र, इसलिए यह गिरता नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊपर रहेगा तो जल्दी गिर जाएगा। इसे आपको हम समझाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें यह है, यहाँ पे अगर हम देखिए जो जहाज होता है पानी वाला, तो ये जो पानी वाला ठीक है, ये जो जहाज है ना पानी वाला, यह देखेंगे तो ये पानी में यहाँ पे तैरता रहता है। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है जितना नीचे रहेगा वह जल्दी गिरेगा नहीं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के जितना अधिक रहेगा नीचे वह जल्दी नहीं गिरेगा, और जितना ऊपर हो गया वह जल्दी पलट जाएगा लहरों के थोड़े ही दबाव के कारण भी। तो इसमें कई सारी होते हैं चीज़ें, और इसका डिफिनेशन भी अलग अलग है। तो हम इतना समझ सकते हैं कि अगर इसका ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के ऊपर रहेगा, यानी ऊपर ज़्यादा भार है नीचे कम है, तो जल्दी गिर जाएगा। और नीचे अधिक भार है ऊपर कम भार है, तो यहाँ पे कम चांस है गिरने का या पलटने का। ऐसे भी यहाँ पे पीसा के मीनार के साथ भी घटित होता है। जो यह प्रश्न है अगला हमारा, इसे पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, ठीक है ना, अब उसके स्थान पर क्या हो गया, दुगुना हो गया। इसे पृथ्वी यहाँ मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पे, इसका दूरी जो मान लीजिए x है, तो अब जो है 2x हो जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला है। तो देखिए फार्मूला की तरफ बढ़ें तो G बराबर होता है यहाँ पे m1 m2, ठीक है, अपान r स्क्वायर। ठीक है ना, m1 m2 अपान r स्क्वायर यहाँ पे यह है। यहाँ पे मिटा दें तो m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। देखिए r जो है यानी जो दूरी है ना वही नीचे है, तो g क्या हो जाएगा, g जो है ऐसे देखें तो 1/के r स्क्वायर, यानी r का 2 है तो 2 गुना 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4 गुना कम हो गया। क्या हो गया, 4 गुना कम। अगर ये ऊपर रहता 4 गुना ज़्यादा हो जाता, लेकिन नीचे है तो 4 गुना कम हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो अब जितना है उसका चौथाई भाग बचेगा। जितना ज़्यादा अब है उसका कितना बचेगा, तो ये चौथाई भाग यहाँ पे रहेगा। देखिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे है, 4 गुना नहीं रहेगा, 2 गुना की बातें छोड़ दीजिए, आधा की तो बातें छोड़ दीजिए, तो अब चौथाई भाग रह जाएगा। ठीक है, वाह भाई साहब, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार होता है, भार होता है। देखिए भार की बात कर रहा है, ठीक है, जब ऊपर से कोई चीज़ गिराएंगे तो भार क्या होगा, तो भार बदल जाएगा, शून्य हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या सभी गलत हैं। ठीक है, देखिए अब कोई चीज़ आप निकालिए। देखिए भार, आप समझिए एक चीज़ समझिए, इसे भार और द्रव्यमान दो चीज़ होता है, भार और द्रव्यमान। ठीक है, देखिए भार जो है पृथ्वी पर हर जगह अलग अलग आता है,
जबकि द्रव्यमान एकदम सेम रहता है। ठीक है, द्रव्यमान सेम रहता है और भार जो है अलग अलग रहता है, क्योंकि भार में हमेशा जी का मल्टीप्लाई होता है, यम होता है और साथ में इंटू जी। ठीक है, जब यम इंटू जी होता है तो वह भार हो जाता है। ठीक है, तो सोचिए कि अब जी हर जगह अलग अलग होता है। सबसे अधिक जी कहाँ होता है, तो वह ध्रुवों पर होता है। ठीक है, जहाँ पे आज अंटार्कटिका और आर्कटिका है। लेकिन सबसे कम कहाँ रहेगा, तो यह रहेगा हमारे विषुवत रेखा पर। तो जहाँ पे अधिक रहेगा जी, वहाँ पे भार अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर से गिराएंगे तो भाई ऊपर से गिरेगा तो एक ही जगह पे ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो जो ग्रेविटी है जी है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ग्रेविटी वहाँ पे सेम ही रहेगा। अब स्थान बदलने की बात हो रही है, वैसे भी ऊंचाई भी बढ़ने पर होती है, लेकिन आप कितना ऊंचाई से गिराओगे, आप जो है 2 3 4 तला से गिराओगे, अरे भैया आसमान में जाओगे नहीं एकदम, जहाँ पे ग्रेविटी दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि यह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो यह वाला आंसर इसके लिए सही ऑप्शन होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, यह आप हमें और हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोहा, लकड़ी, लोहा, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर गिरेगा, सबसे पहले कौन गिरेगा। देखिए कह रहा है क्या चीज़, कि पृथ्वी पर समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। ठीक है, टुकड़ों की समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जा रहा है, तो कौन टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर गिरेगा। देखिए एक चीज़ है, अगर यह निर्वात का था, ठीक है, अगर निर्वात में यहाँ पे गिराया जाता, निर्वात में गिराया जाता तो समान समय पर पहुँचता, यदि एक साथ पहुँचेगा। ठीक है, अगर निर्वात होता तो एक साथ पहुँचता, अगर निर्वात नहीं है तो जो भारी रहेगा पहले वह सबसे पहले गिरेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर गिराया जा रहा है, तो पृथ्वी पर तो निर्वात वाली चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे वायुमंडल है, हवा है। तो जब हवा पर गिराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लोहा गिरेगा, सबसे पहले लोहा गिरेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपको कन्फ्यूज करता है तो यहाँ पे आप उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ रहे हैं, इतनी आसान बात नहीं है। जब आपको अगर ये सवाल आते हैं तो आप छोटे मोटे सवाल तो ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि यह सवाल आने का मतलब कि आप जो है मास्टर हैं, जीएस के ये भी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में हम क्या पढ़ते हैं, है कि हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार को गेंद की समान ऊंचाई से गिराते हैं। देखिए हवा में, ठीक है, यहाँ पे देखिए बता दिया कि हवा में, और आप पृथ्वी पर करा है तो पृथ्वी पर भी तो हवा है, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पर हवा नहीं है। कदा चंद्रमा पर तो अलग बात होती है, चंद्रमा पर कोई भी हवा नहीं है, तो हम वहाँ मान लेते हैं कि सब एक साथ पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पे हवा में कर रहा है तो मतलब कि हवा है तो उसके साथ साथ क्या रहेगा, घर्षण रहेगा, और जो हल्का रहेगा वो हवा में टंग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हवा में है तो लोहा की गेंद सबसे पहले गिरेगी, वही बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पृथ्वी पर दोनों एक साथ, और एक पहले गिरेगी एक बाद में, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हाँ, लकड़ी की गेंद जो है लोहे की गेंद से बाद में गिरेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल जो है समर्थन करते रहिए और अपना प्यार भी हमारे साथ बांटते रहिए, और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो अगला प्रश्न यहाँ पे कथन है और दूसरा कारण है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। बिल्कुल यह सही बात है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से छोटा है चंद्रमा तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण है कम होगा, छोटा रहेगा तो कम ही होगा ये, और पृथ्वी से 1/6 है। ठीक है, पृथ्वी से 1/6 है। अब क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो यह क्या है, गलत है। अब कहोगे नहीं सर पृथ्वी की तरह ही गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण खींचने वाला काम करता है, तो वैसे भी वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण खींचने वाला काम करता होगा, तो उसका मतलब नहीं है। मतलब यह कर रहा है कि जितना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उतना वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण है। भाई गुरुत्वाकर्षण मतलब खींचने का तो होता ही है,
लेकिन हर जगह समान थोड़े होता है, ठीक है। अगर हर जगह समान नहीं तो उसे भी गुरुत्वाकर्षण ही कहेंगे। लेकिन कह रहा है कि पृथ्वी की तरह जैसे पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण है उतना वहाँ पे नहीं है, इसलिए यह गलत होता है। और यहाँ पे कथन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है आप लिखिएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें कथन जो है सही है और कारण यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो यह प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यह है कि देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है, वाह भाई साहब मज़ा आ गया इसको। ये देखिए 1 नंबर का प्रश्न है और यूपी पीसीएस मेन में दिया हुआ है। देखिए यह मेंस का प्रश्न है। आरओ में तो ऐसे ही यह आ सकता है और आसान क्वेश्चनों में गिना जाता है। कह रहा है कि एक पिंड का अधिकतम भार किस में होगा, एक पिंड का अधिकतम भार किस में होगा। ये कह रहा है कि अधिक भार होना चाहिए, क्या चीज़, अधिक से अधिक भार होना चाहिए। तो यहाँ पे हवा में रहेगा कि जल में रहेगा, हाइड्रोजन में रहेगा, नाइट्रोजन में रहेगा। तो आप किसे मानेंगे इसे, आप अपना तर्क दीजिएगा और आप इसका आंसर भी लिखिएगा, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। तो यहाँ देखिए वायु, सबसे पहले वायु की बात करें तो देखिए इसमें 2 चीज़ देख लें, एक हल्का देख लें और एक भारी देख लें। कौन हल्का है कौन भारी है, इसी में से कोई ना कोई होगा। तो देखिए वायु जल जो है एकदम भारी है और हाइड्रोजन यहाँ पे हल्का है। जिसका सबसे कम परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, वही सबसे हल्का होता है। तो हाइड्रोजन का जानते ही हैं, हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु भार, तो यह होता है 1 होता है परमाणु क्रमांक, और भार की बात करें तो यह जो है 1 का होता है, ठीक है। अब देखिए जल का कितना होता है 18 होता है, H2O होता है तो 18, देखिए इससे 18 गुना अधिक है इसका भार। तो अब यहाँ पे क्या समझना है कि भार क्या होगा। हम इसको आपको समझाने का एक उदाहरण लेते हैं। आप एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें जग जो है जग को खाली ले लीजिए। आप फिर उसको उसमें डुबाइए, देखिए जग को खाली करके उसमें से डुबाइए जिधर पानी होता है। तो आपको उसमें बल लगेगा, आप दबाएंगे तब जाएगा अंदर, इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन हवा में उसको दबाइए, देखिए तो कम ही दबाने पर वह जल्दी चल जाएगा अंदर, समझ रहे हैं। तो अब जो है करा कि अधिकतम भार कब होगा, पानी में रखेंगे तो अधिकतम भार होगा नहीं, क्योंकि वो तो उछाल मारा नीचे में से उठा के ऊपर फेंक देगा, तो भार किसे नापेंगे। अब वैसे ही अगर हाइड्रोजन में रखेंगे या हवा में रखेंगे तो हवा में क्या है भार कम है तो वो पूरा नीचे जाएगा, ठीक है, जितना भार जाएगा पूरा नीचे दिखाएगा। तो हाइड्रोजन सबसे कम है और पूरा हाइड्रोजन में वह नीचे चला जाएगा, पानी पे चला जाएगा और भार को नाप पाएगा, ठीक है। अब पानी में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे जो कम मतलब कि भार वाला है या जो हल्का है वही सबसे यहाँ पे उसमें ही पिंड का भार सबसे अधिक होगा। तो आपको ये प्रश्न कैसे लग रहा है भाई साहब। अब देखिए अगला प्रश्न जो है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मज़ा इसमें आएगा, एकदम लॉजिक देखिए इसका। यह है प्रश्न कि गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से किसी कण के मामले में t समय में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शाया जा रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि आप भी इसे समझ पाएँ और हमें जगह मिले समझाने के लिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम मिटा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से, ठीक है, और किसी वस्तु को गिराते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ से हम इसको गिरा रहे हैं नीचे की तरफ धरती पर, ठीक है। तो इसको यहाँ से दूरी कितनी है, इसे कहेंगे d, विस्थापन इसे कहते हैं। और यहाँ से आने में, यहाँ तक जो आने में समय लगेगा उसे कहेंगे t लगेगा। क्या लगेगा भाई साहब, t इसमें समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे t समय यहाँ पे जो लगने वाला है यह लगेगा, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे t समय जो है यहाँ पे यह लग रहा है। तो यही चीज़ दिया है और इसको ग्राफ बताया है। अब ग्राफ बताया है, अब देखिए यह चीज़ कि जब नीचे गिरेगा तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा। ऊपर रहेगा तो अगर 1 सेकेंड में अगर 1 मीटर चलता है तो नीचे वाले देखेंगे ना तो 1 सेकेंड में 2 मीटर 3 मीटर तक चल जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे आने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ऊपर कम स्पीड होता है। यह अपने तो अनुभव
आसानी से कर सकते हैं। आप ऊपर गिराइएगा, ऊपर कोई चीज़ ऊपर गिराएंगे धीरे धीरे गिरेगा, और जब नीचे आएगा तो एकदम धाए से गिरेगा, ठीक है। अगर कपार आपका वहाँ पे किसी का रहेगा वो फूट जाएगा। तो यहाँ देखिए टी यहाँ पे है और यहाँ पे डी है, तो देखिए यहाँ पे टी यहाँ पे क्या हो गया, स्थिर हो गया है। यहाँ पे टी जो है, यहाँ पे टी रुका हुआ है, देखिए यहाँ पे टी कम है और टी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और डी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ ऐसे बढ़ेगा टी बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी डी बढ़ रहा है और टी बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है, टी बहुत कम बढ़ रहा है। तो यह चीज़ आप यहाँ समझ सकते हैं एक चीज़ कि इसमें जो है क्या है, अगर टी कम समय में ज़्यादा दूरी तय करे तो उसे ये क्या कहेंगे कि यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। और यहाँ पे इसके लिए जो ऑप्शन सही है यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे आने पर स्पीड बढ़ेगी और पहले जो है देखिए पहले बहुत कम रहता है, पहले बहुत कम रहता है। देखिए यहाँ पे समय बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई भी या स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आपको यह समझ में आ चुका हो, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यहाँ पे सही आंसर के साथ चला जाता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट में इसके बारे में लिखिएगा, हमें बताइएगा। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है देख सकते हैं, यहाँ पे यह प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है। आनत है मतलब कि झुका हुआ है, आनत है मतलब कि यह झुका हुआ है। तो यहाँ देखिए यह थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, दिख रहा है ना, यह थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। और यहाँ पे एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर पृष्ठ के नीचे की ओर फिसल रहा है, यहाँ से कोई चीज़ नीचे की ओर गिर रहा है, यहाँ से कोई नीचे की ओर तरफ गिर रहा है। तो कह रहा है कि नीचे गिरने में समय कितना लगेगा, समय कितना यहाँ पे लगेगा, यह चीज़ हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, यह चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको बताने के लिए करना क्या होगा आप यह समझिए। तो हमको निकालना क्या होगा, ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना क्या होगा, हम यह चीज़ समझेंगे। देखिए यह प्रश्न जो है कितना इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए IAS प्री में आज नहीं 1997 में आया था। और वैसे भी देखिए हम इसको समझाने में समय लगेगा, हम चाहते हैं इसका आंसर क्यों बता दें यहाँ पे, ठीक है। और हम कहेंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है। इसलिए यह प्रश्न जो है इसका आंसर सी सही होने वाला है बस, ठीक है। और इसको देखिए ये सब जो क्वेश्चन है हमको लग रहा है कि इसमें गलती से आ गया है, और ये जो इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो यह आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हम ऐसा एक क्वेश्चन समझाएं जो आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि एकदम रॉकेट साइंस वाला समझा दें आपको समझ में ना आए और यहाँ पे समय भी आपको लगे, और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप हमें पता है कि आप पसंद नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। इसलिए जो जैसा प्रश्न है वैसा हम आपके साथ व्यवहार मतलब प्रश्न के साथ व्यवहार करते हुए चलेंगे। अब प्रश्न है कि एक ऊँची इमारत से एक गेंद 98 यानी 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो अब देखिए इस तो यह प्रश्न है और इसका जो है यह गुरुत्वाकर्षण वाला प्रश्न है। तो इसमें एक सूत्र है, ठीक है। 3 सेकेंड बाद वेग का है ना, तो आपने पढ़ा होगा गति विषयक नियम, न्यूटन की गति विषयक नियम। तो यह होता है v बराबर u प्लस AT, ठीक है। यह आप 7-8 में खूब पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े थे इसको। तो यह v निकालना है और यहाँ पे u दे रखा है, जो पहला वाला है 9.8 है वही क्या है u है, 9.8 हो गया। और ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो गया प्लस। अब आप समझिए कि जो पहले है वो कम रहेगा और बाद में क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, इस चीज़ समझते रहिएगा। और ए कितना दिया है, ये जो है 9.8 होता है, क्या होता है 9.8, ये मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसको कहते हैं त्वरण, और फिर 9.8 यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो आएगा इसका आंसर यहाँ पे होगा। तो यहाँ देखिए हम 9.8 को काम ले लेते हैं, 9.8 को यहाँ पे जब काम ले लेंगे तो यह बचेगा
1+9.8 यानी 10.8 बचेगा, 10.8 यहाँ पे बचेगा। अच्छा रुकिए, हमने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे टी 3 सेकंड दिया ना है, हम जो कुछ अलग निकाल रहे हैं। तो इसे पहले हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, फिर इसके देखेंगे हम। यहाँ पे हो गया u प्लस a हो गया, अरे वाह, देखिए इसे भी डिलीट करते हैं। देखिए u जो है 0 होगा, u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u मतलब कि प्रारंभिक वेग, जब कोई नीचे से गिराएगा, ऊपर से कोई गिराएगा तो वहाँ पे 0 ही रहता है। शुरू में जब आप गिराओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे रुका हुआ है ना आपका जो पिंड है, तो उसकी कोई स्पीड नहीं है, 0 है। उस चीज़ को ले लेंगे u। देखिए यह जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे ए कहते हैं। ए मतलब त्वरण है, तो त्वरण यह दिया है, और यह पृथ्वी का भी त्वरण यही है, जिसे हम जी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षणी त्वरण कहते हैं। तो यह हो गया 9.8 हो गया, और यहाँ पे 3 सेकंड बाद का है तो t बराबर 3 सेकंड हो गया। बस यही मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम सही हो जाएगा। 3/24 हो गया, और 3 9 27 2 29, क्या हो गया 29.4 यहाँ पे हो जाएगा, और इसे कहेंगे मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर है, ठीक है। और आप भी इसको लगाते रहिए और समझते रहिए, हमें भी जो है मोटिवेट करते रहिए, बताते रहिए, और लाइक शेयर भी कुछ करते रहिए कुछ लोग, ठीक है। और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर अभी एग्ज़ाम बस 1 महीने बाद जो है एग्ज़ाम का जो श्रृंखला है बहुत तेज़ चलेगा, और सारे एग्ज़ाम धड़ाधड़ होंगे। यहाँ पे है प्रश्न कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो होगा क्या। त्रिज्या क्या हो जाए, 1% कम हो जाए। ये देखिए पृथ्वी है, द्रव्यमान कम होकर, द्रव्यमान वही रहे लेकिन त्रिज्या क्या कम हो जाए, कम हो जाएगा तो ये संकुचित हो जाएगा। तो इसका समझ लीजिए कि जो जी है वो बढ़ जाएगा, जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो देखिए 0.5 तो बढ़ेगा नहीं, 1% कम हुआ है, 0.5 नहीं बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा, 2% बढ़ जाएगा। 1% है, 2% यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे ना कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो इससे एक जो ऑप्शन है उसको काटते हुए, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, तो यह बहुत ही आसान होगा और आप इसका जल्दी आंसर कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर लगेंगे सोचने, दिमाग लगाने, तो उसमें और ही प्रश्न गलती होने का चांस रहता है, और गलती हो भी जाता है। प्रश्न है अगला, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है, 100 kg जो है एक द्रव्यमान है पृथ्वी पर, और त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि गुरुत्व जनित त्वरण जो चंद्रमा पर है वह g/6 है, यानी पृथ्वी का जो g है तो वहाँ पे 6वां भाग है। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो यह आपको बताना है चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो पहले जो है पृथ्वी पर द्रव्यमान देखिए 100 kg है, ठीक है। पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, 100 kg है। तो देखिए द्रव्यमान हर जगह सेम ही रहता है, आप बता दें कि द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है। अगर भार की बात करें तो वह घटता बढ़ता है। द्रव्यमान देखिए इसका जो है पूरी तरह 100 kg ही रहेगा, लेकिन अगर हम भार की बात करें तो वो हो जाएगा 100/6, लेकिन भार तो पूछा नहीं है, इसलिए जो है यह इसका कोई अर्थ नहीं है। और ऑप्शन सी जो है देखिए कुछ नहीं इसमें है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, बस खाली लेबल देखिए, इसका लेबल देखिए फिर बताइए इसको। तो इसमें प्रश्न है कि भारहीनता होती है, भारहीनता कब होगी, यानी कि किसी वस्तु का कोई भार ही नहीं होगा। कब, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, जब शून्य स्थिति रहती है, निर्वात की स्थिति। बिल्कुल भैया, निर्वात अगर रहेगा, हमने बताया कि वहाँ पे कोई भार नहीं होता। अगर आप चल जाओगे आसमान में या आकाश में या ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो वहाँ पे आपका भार नहीं रहेगा, आप उसमें तैरते हो सभी लोग। आप ने देखा होगा या मोबाइल में देखना, किसी को भी जैसे बच्चा वो मृत्यु हो गया था ना किसका, भारतीय अमेरिकी थी मूल की, बच्चन क्या नाम था भाई भूल रहे हैं, आप इसका लिखिएगा और बताइएगा, और उनको देखिएगा उसमें, तो वह उसमें तैरते हुए दिखती हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सुमेलित क्रम का है, सुमेलित है, तो इसमें बताना है ऑप्शन ABC में। तो देखिए हम बताना चलते हैं, एक्सरे का रोंटगन ने खोज किया था, ठीक है। एक्सरे का रोंटगन ने, ठीक है। और चेचक का किसने किया था, देखिए रेडम का
रेडियम का जो है मैडम क्यूरी ने किया था। अब मिला लीजिए देखिए। और चेचक का जो है फ्लेमिंग, ठीक है। और जो है यहाँ पे ठीक है, इसमें तो इसमें जो है देखिए चेचक का जो है जेनर होता है, चेचक का ही कौन है, जेनर है, ठीक है, चेचक जेनर। और पेंसिलिन का फ्लेमिंग होता है, ठीक है। देखिए प यहाँ पे है और यहाँ फ है ना, इसलिए इसे हम याद रखें, प फ एक साथ होता है तो इसलिए फ्लेमिंग हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे च है और ज है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि ये जो है एक ही ग्रुप के हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से मिलान करके हम इसे सही कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, सी का कौन है, तो सी का है 1, और सी का नहीं भाई, इसमें डी का देख लीजिए, और डी का है 3, डी का है यहाँ पे 3, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा क्योंकि ए का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे समझ लीजिए और इसका आंसर अभी आप लिखिए कमेंट में। अब बताइए कि पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है, ठीक है। 4400 प्रति घंटा से पृथ्वी अपने जगह पर ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि पृथ्वी घूम भी रही है कि नहीं घूम रही है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको पता है, आपको लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो इतने लोग जो वैज्ञानिक हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम ऐसे ही जान जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होना होगा कि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। हम कक्षा में पृथ्वी गति की अपेक्षा हमारी गति 0 है, ठीक है। यह बिल्कुल इसके लिए सही आंसर है कि हमारी जो गति पृथ्वी की अपेक्षा 0 है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है और इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पीछे पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि आकर्षण है। कौन सी आकर्षण है यह बताना है। ऑप्शन है कि उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। नहीं भैया, कोई भी कृत्रिम उपग्रह है वह अस्तित्वहीन तो है, अस्तित्व उसका है तभी तो हमें बहुत सारे डेटा वगैरह भेज रहा है। चंद्रमा की आकर्षण पर निष्क्रिय रहता है ना, चंद्रमा की आकर्षण कहाँ है, उसमें चंद्रमा से कोई मतलब है नहीं। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, नहीं, उसकी गति के लिए आवश्यक यह त्वरण प्रदान करता है। देख रहे आईएएस में पूछा है, ऐसे लुल्लू सवाल है भाई साहब, एकदम लुल्लू सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसे आप तो ऐसे ही बता देंगे। प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किस मशीन या यंत्र के द्वारा। तो देखिए डॉपलर के द्वारा, सोनार के द्वारा, रडार के द्वारा, पल्सर के द्वारा। पल्सर कुछ नहीं होता है, अल्सर पल्सर जो होते हैं ये सब जो तारे होते हैं ना, जो उससे बड़े होते हैं चंद्रशेखर सीमा से, तो वे बहुत तेज घूमते हैं, तो उसमें अल्सर पल्सर सब आता है, क्वेसर और प्लेसर आता है, ठीक है। रडार जानते ही हैं, जब कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम उसके लिए रडार लगा के रखें। आपने जब इजराइल और यूक्रेन में जब ये सब देख रहे थे तो उस समय सुने होंगे कि ये लोग अपने रडार से, इजराइल एक डोम नाम का सिस्टम बना के रखा है, वो पकड़ लेता है, समझ लेता है कि उधर से मिसाइल आ रही है, तो इधर से अपना मिसाइल भेज के उसको आसमान में ही क्या करता है, नष्ट करवा देता है। तो ये सब रडार से होता है। रडार में बहुत से सब कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह हो गया, सब कुछ पता चल जाता है। सोनार से हम पृथ्वी, देखिए ज़मीन के नीचे, ज़मीन करें पानी के नीचे अगर कुछ भी पता करना है तो हम सोनार से पता करते हैं। जितने भी जहाज होते हैं नाव वाले, वे सब सोनार वाली जो सिस्टम है उसको ले जाते हैं। इसमें जो है अल्ट्रासोनिक जो होता है ध्वनि, उसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो बनेगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, अब पढ़े हैं पहले का, और हम अभी भी आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए जब आप कहीं पे खड़े हों और आपके पास से कोई गाड़ी गुजरती है, तो जब वह आपकी तरफ आती है तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे अधिक सुनाई देती है, आपको तेज सुनाई देती है, और जब वही जाती है दूर तो आप उसकी आवाज़ स्लो धीरे धीरे होता हुआ सुनते हैं, तो उसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। बस इतना ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पृथ्वी के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन? गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल।
तो इसमें से कह रहा है कौन सा एक नहीं है, कौन सा एक नहीं है। तो कह रहा है गुरुत्व बल सबसे प्रबल है। ना भैया, गुरुत्व बल सबसे प्रबल नहीं है, ऐसी बहुत सी प्रबल चीज़ें हैं। विद्युत और चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले क्रिया करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनता के कारण है और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित की रखता है। देखिए यह भी जो है सही है, ठीक है। और गुरुत्व बल सबसे बड़ा प्रबल नहीं है, क्योंकि गुरुत्व बल क्या है, वो दूर दूर लगता है, और दूर लगता है और दूरी से इसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्व लग रहा है, और जो कि 3 लाख किलोमीटर है। तो अब बताओ यह इम्पोर्टेंट तो है नहीं, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूला पर झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो आवर्त काल है उस पर क्या असर पड़ेगा, यह आपको बताना है, और इसका आंसर क्या होगा आपको लिखना है। तो इसमें बताना है कि कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की के ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। देखिए आवर्तकाल की बात होती है तो आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π√L/G, ये इसका फार्मूला होता है। टी होता है आवर्तकाल, मतलब कि एक उसको दोलन करने में मतलब कि एक बार एक जगह से फिर उसी जगह आने में जितना समय लगेगा उसे कहते हैं एक आवर्तकाल, और उस जो एक जगह से उसी जगह पर आने में उसको कहते हैं एक दोलन कहते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है आवर्तकाल। तो देखिए यल पर निर्भर करेगा ना, देखिए यल अगर बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, यल घटेगा तो टी भी घटेगा। जी की बात की नहीं गई है और यल की बात की गई है। देखिए यल मतलब कि इसकी लंबाई, देखिए झूला मान लिया है और यहाँ पर लड़की जो है यहाँ से यहाँ तक झूल रही है, और यहाँ से जब लड़की खड़ी हो जाएगी, जब लड़की देखिए नीचे बैठी है तो उसका पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा नीचे बैठी होते। लेकिन जब खड़ी होगी तो इसका थोड़ा सा जो गुरुत्व केंद्र है ऊपर बढ़ जाएगा, जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो ऊपर हो जाएगा। लेकिन नीचे बैठी है तो जो द्रव्यमान केंद्र है उसका पूरा द्रव्यमान नीचे रहेगा, और जब ऊपर हो जाएगी तो थोड़ा सा द्रव्यमान केंद्र उसका ऊपर हो जाएगा, क्योंकि खड़ा होने के बाद थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो लंबाई क्या हो गई, घट गई, लंबाई क्या हो गई, पहले से घट गई। और जब यहाँ पे लंबाई घटेगी तो टी क्या होगा, टी भी घट जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि उसका जो आवर्तकाल है क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। यल कम होगा तो टी भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है और इसको हम देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलेगी, पेंडुलम घड़ी कब तेज चलेगी। तो हम बता दें कि यह जो शीतकाल में तेज चलती है। कब, तो शीतकाल में यह तेज चलती है। अगला प्रश्न है क्यों शीतकाल में, क्योंकि जो लंबाई है उसकी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाएगी तो वह तेज चलेगी, ठीक है। तेज मतलब कि उसकी जो आवर्तकाल होगा तेजी से होगा, आवर्तकाल क्या होगा, तेजी से होगा। अब देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है कि इस पर गैस अणुओं के पलायन वेग तथा उसके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है, इसलिए यह ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है और सही है। आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको कितना प्रश्न जो है आपको आ रहा था इसका आंसर करने में आप कर ले रहे थे, उसको आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा अगर कोई ऐसा सुझाव हो जो आपके हिसाब से सूटेबल हो। तो आज के लिए फिर इतना ही, अगले कड़ी में मिलेंगे। जय हिंद,